जय हिंद डिफेंस लवर्स। तो आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर 100 दिनों के अंदर तैयार करी एक नई एडवांस असॉल्ट राइफल। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अर्जुन टैंक के इंजन की स्वदेशी तौर पर रिपेयरिंग को किया कंप्लीट। यूएस की डारपा की तरह ही डीआरडीओ की हो सकती है कायापलट। अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए इंडियन आर्मी ने ड्राइवर नाइट साइट्स की खरीद के लिए जारी करी आरएफआई। और लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में एक जॉइंट एयरफील्ड को बनाने की चल रही है योजना। डीआरडीओ ने एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया उग्रम। और ये असॉल्ट राइफल खास तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के उद्देश्य के साथ बनाई गई है। ये 7.62 × 51 mm कैलिबर वाली राइफल है जिसे प्राइवेट इंडस्ट्री की पार्टनरशिप के साथ स्वदेशी तौर पर भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया। और इस राइफल का जो पहला ऑपरेशनल प्रोटोटाइप है तो उसे पुणे में स्थित डीआरडीओ की आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स में अनवील किया गया। इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 500 मीटर्स तक है और वजन 4 किलोग्राम से भी कम है। और एआरडीई ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो उग्रम असॉल्ट राइफल है तो ये आर्मी के जीएसक्यूआर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। और इसको बनाने में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि जो इन सर्विस एम्यूनिशन से उनके साथ ये एक रिलायबल तरीके से फंक्शन करे। और इसके सभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जो स्टील का इस्तेमाल किया गया तो वो इस राइफल की रगेडनेस और इंट्यूटिव ऑपरेशंस को सुनिश्चित करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये मजबूत है और इसे स्मूथली ऑपरेट किया जा सकता है। और इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी आर्मी और गृह मंत्रालय के कई सीनियर ऑफिसर्स के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और इसको यूजर ट्रायल्स पर भेजने से पहले इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा इसे कुछ कड़े परीक्षणों से गुजारा जाएगा। और रही बात इसके यूजर ट्रायल्स की, जहाँ पे यूजर इंडियन आर्मी होने वाली है, तो आने वाले महीनों में इस वेपन को हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, डेजर्ट एरियाज तो इस तरह के अलग अलग टेरेंस में टेस्ट करेगी और इसे अलग अलग वेदर कंडीशंस में भी परखा जाएगा। और ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया कि इस वेपन को 100 दिनों के अंदर विकसित किया गया। और जो प्राइवेट इंडस्ट्री इस राइफल को विकसित करने में शामिल है उसका नाम है द्वीपा आर्मर इंडिया। और पहले स्लॉट में टेस्टिंग के लिए टोटल 5 राइफल्स विकसित की गई हैं और जबकि एडवांस टेस्टिंग के लिए 15 और राइफल्स एआरडीई को दी जाएंगी। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ खास बातचीत में एआरडीई डायरेक्टर की तरफ से भी बताया गया कि इस प्रोजेक्ट को 2 वर्ष पहले मिशन मोड में शुरू किया गया था और एआरडीई द्वारा इस राइफल को डिजाइन किए जाने के बाद फिर इसके डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर की तलाश शुरू की गई थी। और इस प्रोजेक्ट को तेज करने के लिए इसमें डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया। यानी कि इसमें जो वेंडर शामिल रहेगा तो वो इसके डिज़ाइन और प्रोडक्शन इन दोनों प्रोसेस में भी साथ रहेगा। और इसके साथ में ये भी बताया गया कि इस तरह के स्मॉल आर्म्स के लिए जो बैरल को मैन्युफैक्चर करने वाली फैसिलिटीज़ हैं तो वो डीआरडीओ की प्रीमियम लेबोरेटरी एआरडीई में स्थापित की गई है। और इस फैसिलिटी में स्मॉल आर्म्स के बैरल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अत्याधुनिक सेटअप लगाया गया है। और ये जो फैसिलिटी है खास तौर पर इस उद्देश्य के साथ बनाई गई है कि ये भारत में बैरल्स को मैन्युफैक्चर करने के मामले में एक नोडल सेंटर भी बने। बाकी इस उग्रम असॉल्ट राइफल की कुछ और जनरल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट वाली असॉल्ट राइफल है और इसमें 2 फायरिंग मोड हैं, सिंगल मोड और ऑटोमेटिक मोड। इसमें 20 राउंड्स की मैगजीन लगती है और ये राइफल मिनिमम 600 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। और एक्सेसरीज को माउंट करने के लिए इसमें पिकेटनी रेल भी लगाई गई है। और इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो लेटेस्ट एके और एआर सीरीज की राइफल्स और कार्बाइन्स पर आधारित है। और बाकी लुक्स के मामले में आप डीआरडीओ की इस उग्रम असॉल्ट राइफल को 5 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। 7 जनवरी को डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने सीवीआरडीई की टीम के साथ इंजन फैक्ट्री अवधि को विजिट किया था। बता दें कि जो इंजन फैक्ट्री अवधि है तो वो भारत की आर्मर्ड व्हीकल्स निगम की ही एक यूनिट है। और इस यूनिट ने भारत के स्वदेशी अर्जुन बैटल टैंक्स के इंजन्स की रिपेयरिंग का प्रोजेक्ट लिया हुआ है जिसे स्वदेशी तौर पर सफलतापूर्वक कंप्लीट भी कर लिया गया है। और डॉक्टर समीर वी कामत ने अपने इस विजिट के दौरान अर्जुन टैंक के रिपेयर्ड इंजन के फर्स्ट रन को भी विटनेस किया। और इस सफलता के लिए उन्होंने एवीएनएल और सीवीआरडीई की पूरी टीम की सराहना की है। बाकी स्वदेशी तौर पर रिपेयर्ड इन इंजन्स की ट्रायल्स के बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया वाले मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा डीआरडीओ चेयरमैन ने ऑनगोइंग आर&डी प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू किया है। इसके अलावा इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने फ्यूचर वॉरफेयर के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की तरफ डीआरडीओ के रीमैप को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट करी है। हालांकि जो रिपोर्ट है ये नवंबर 2023 तक सबमिट किए जाने के लिए शेड्यूल की गई थी, लेकिन इस पैनल ने रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कुछ और महीने लिए। हालांकि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से तो औपचारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के मल्टीपल सोर्सेज के हवाले से इस बात के संकेत दिए गए कि इस रिपोर्ट में डीआरडीओ के रिफॉर्म को लेकर कई अलग अलग तरीके सजेस्ट किए गए होंगे।
और इतना ही नहीं बल्कि स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए और उसे क्रिएट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस सेक्टर के एक बड़े रोल का सजेशन भी इसमें शामिल हो सकता है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि इसमें हमको ऐसे सजेशंस भी देखने को मिल सकते हैं कि डीआरडीओ की जो मुख्य भूमिका रहे तो वो केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक ही लिमिटेड रहे और प्रोटोटाइप्स और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर्स के डेवलपमेंट में डीआरडीओ की भूमिका को कम किया जाए, ताकि उसका मेन फोकस नई टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के लिए R&D पर ज़्यादा रहे। बाकी जो प्रोडक्शन और आगे का डेवलपमेंट हो तो उसे सिलेक्टेड प्राइवेट प्लेयर्स या PSUs द्वारा ही किया जाए। इसके अलावा कमेटी का सुझाव ये भी रह सकता है कि जैसे कि अभी वर्तमान समय में पूरे देश भर में डीआरडीओ की 40 से भी अधिक लेबोरेटरीज हैं, तो इतनी अधिक संख्या में लेबोरेटरीज होने के बजाय पूरे देश भर में नेशनल लेवल की जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज रहें वो 10 के आसपास ही रहें और इनके अलावा 5 नेशनल टेस्ट फैसिलिटीज को स्थापित करने का रिकमेंडेशन भी इसमें रहेगा। और ये वो फैसिलिटीज होंगी जो कि वेपन सिस्टम्स की टेस्टिंग के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन होंगी। और रिकमेंडेशंस के आधार पर जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है यानी कि PMO, तो वो भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशंस कुछ वैसे ही हैं जैसे कि US की डार्पा फॉलो करती है। और अगर आपको सारी बातें आसान शब्दों में समझनी है तो उसके लिए आपको हमारी डीआरडीओ वर्सेस डार्पा वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो उसमें हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें। और आप इसे जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो वे डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। और ये अपनी तरह की पहली ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेडिकेटेड है केवल डिफेंस सेक्टर को, जिसमें आपको डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर खास वीडियोस, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसकी प्रीमियम मेंबरशिप पर आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ने अपने इन सर्विस BMP-2 के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और इसके कुछ और वेरिएंट्स जैसे कि कैरियर मोटार ट्रैक्ट और एम्बुलेंस ट्रैक्ट, तो इनके लिए करीब 2500 थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट्स की खरीद के लिए RFI जारी करी है। और RFI के मुताबिक जो ये थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट्स हैं तो इन्हें अलग अलग तरह के टेरेन कंडीशंस जैसे कि वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ प्लेन और डेजर्ट टेरेन, नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ी इलाके, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जैसी आइलैंड टेरिटरीज, तो इन सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये अलग अलग तरह की वेदर कंडीशंस में ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए। इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम से कम 15 वर्षों तक होनी चाहिए और जबकि ऑपरेशन लाइफ कम से कम 10,000 घंटों तक। और मूविंग आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए इनकी जो डिटेक्शन रेंज है वो कम से कम 600 मीटर, रिकॉग्निशन रेंज कम से कम 400 मीटर और आइडेंटिफिकेशन रेंज कम से कम 200 मीटर तक की होनी चाहिए। और इनकी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 वर्ष के अंदर ही शुरू होनी है। बाकी इनके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो ड्राइवर नाइट साइट्स होती हैं वो मुख्य रूप से रात के समय ऑपरेट करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं और इनकी मदद से आर्मर्ड व्हीकल्स के बिना हेडलाइट को ऑन किए बगैर भी आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी आगे बढ़ने से याद आया, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें और स्पेशल डिस्काउंट का कूपन कोड याद रखें PKMKB। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से एक आर्टिकल देखने को मिला है। तो इस आर्टिकल में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने जब से चीन से उनके 5th जनरेशन FC-31 या यूँ कहें J-31 इसको खरीदने की बात करी है। हालांकि वो बात अलग है कि जो J-31 या FC-31 नाम का 5th जनरेशन फाइटर है ये अभी भी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और चाइना की स्टेल्थ फाइटर वाली डील ने भारत पर प्रेशर बढ़ा दिया है अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का। और इसमें यह भी लिखा गया है कि ये भारत पर इस बात का भी दबाव बना सकता है कि भारत अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट को खरीदे ताकि वो बॉर्डर्स के साथ अपनी टैक्टिकल एयर सुपीरियरिटी को लूज ना करे। पहले तो हम आपको क्लियर करते थे कि भारत ने आज तक कभी भी ऑफिशियली नहीं कहा है कि वो अमेरिका से F-35 खरीदना चाहता है या उसमें इंटरेस्ट रखता है, और ना ही अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा गया है कि भारत को इसमें कोई दिलचस्पी है। और जबकि पिछले साल एरो इंडिया के दौरान US ऑफिशियल्स ने क्लियर किया था कि भारत फिलहाल अभी इस बात पर विचार कर रहा है कि उसे F-35 चाहिए भी या नहीं। तो ये जो बात है कि भारत पर दबाव बन रहा है अमेरिका से F-35 खरीदने का, तो इसका फिलहाल अभी कोई खास मतलब बनता नहीं है। बाकी इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूँ तो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने ये तो क्लियर नहीं किया कि वो चीन से J-31 फाइटर्स कब और कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जर्वर्स के हवाले से इस बात का अनुमान लगाया गया है कि इस दशक के अंत तक यानी कि 2029-30 के आसपास करीब 36 J-31 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर किए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जो चीन के साथ एक क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है, तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत की तुलना में एडवांस एयरक्राफ्ट ज़्यादा तेज़ी से एक्वायर कर सकता है और इंडक्ट कर सकता है। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जिस हिसाब से चीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है तो उसके चलते पाकिस्तान चीन से काफ़ी तेज़ी से एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर सकता है। लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट खरीदेगा वो एडवांस होंगे या नहीं होंगे,
तो इस पर तो एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बना ही रहता है। बाकी आपको बता दें कि जब से पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो चीन से J-31 फाइटर लेंगे, तो इस अनाउंसमेंट के बाद से इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से तो ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। और उसके कारण ये भी हो सकता है कि J-31 अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है और चीन की तरफ से अभी तक इससे कोई नाम भी नहीं दिया गया है। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो कह रहे हैं कि इसको खरीदने के लिए उन्होंने ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है। बाकी इस आर्टिकल से तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि भारत पर प्रेशर कम है, बल्कि चीन और पाकिस्तान में प्रेशर ज़्यादा हो रखा है कि कहीं भारत सच में ही कोई एडवांस 5th जनरेशन ना खरीद ले। भारत और यूके के रक्षा मंत्रियों की बायलैटरल मीटिंग के दौरान तो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें से एक एग्रीमेंट है इंटरनेशनल क्रेडिट एक्सचेंज प्रोग्राम वाला, और जबकि दूसरे एग्रीमेंट के तहत भारत की DRDO और यूके की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के बीच रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए लेटर ऑफ अरेंजमेंट भी साइन किया गया। इसके अलावा आज इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच शिप बिल्डिंग में स्वदेशी कंटेंट को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया गया और इस MOU के तहत स्वदेशी तौर पर बनाए गए मरीन ग्रेड के स्टील को सप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 12 जनवरी को INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर को 40 वर्षों की ग्लोरियस सर्विस के बाद डीकमीशन किया जाने वाला है। और बता दें कि ये सारी शिप्स अंडमान एंड निकोबार कमांड का हिस्सा है। नेवी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट गुवाम पहुंच चुका है, जहां वे सी ड्रैगन 2024 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में भारत के अलावा US, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान की नेवीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिला है कि भारत लक्षद्वीप में टूरिज्म को तो बढ़ावा दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब भारत की योजना है यहाँ पे एक नए एयरफील्ड को विकसित करने की, जो कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। और ये जानकारी ANI की तरफ से जारी की गई है गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से, जिसमें बताया गया कि योजना है जॉइंट एयरफील्ड को विकसित करने की, जो कि फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट इन सभी को ऑपरेट करने में सक्षम हो। और ये योजना है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड के लिए। और जबकि रिपोर्ट के मुताबिक मिनिकॉय आइलैंड में इस तरह की जॉइंट एयरफील्ड को बनाने का जो प्रस्ताव है तो उस पर पहले भी विचार किया गया था, लेकिन अब हाल ही के समय में यह प्रस्ताव फिर से रिवाइव हुआ है और इस पर अब सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो एयरफील्ड होगा ये भारत को एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी देगा अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन पर और भी अच्छी तरह से नजर बनाए रखने के लिए। बाकी पहले जब इस मिनिकॉय आइलैंड पर एयर स्ट्रिप को बनाने का सुझाव दिया गया था तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आया था, लेकिन वर्तमान समय के प्रपोजल में मिनिकॉय से ऑपरेशंस को रन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स लीड कर रही है। बाकी यहाँ पे अगर ये जॉइंट बेस बनाया जाता है तो ये अरेबियन सी पर भी भारत की सर्विलियंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जैसा कि इसे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा है तो ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1972 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन नेवी की सबसे पहली सबमरीन का नाम क्या था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।